Hello students, here we are again with our new topic from chapter Forest and Wildlife Resources, that is Project Tiger। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था और इसका मेन रीजन क्या था, गवर्नमेंट ने क्या रूल्स और रेगुलेशन लगाए थे प्रोजेक्ट टाइगर के रिगार्ड में, और इसके पीछे रीजन क्या था, व्हाट इज द मोटो बिहाइंड द प्रोजेक्ट टाइगर। ये सब बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा प्रोजेक्ट टाइगर जो था, पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए था और ये क्यों था। प्रोजेक्ट टाइगर, सबसे पहले एक बार हम पिछली क्लास का भी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ पिछली दो क्लासेस में, सबसे पहले हमने फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ा था, जो कि आपकी इस चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस के बारे में बताया था कि इस चैप्टर में आपकी कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, बाकी सारी आपकी सिलेबस से डिलीटेड है। सबसे पहले आपको फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ना था। सेकंड आपको पढ़ना था कि रिसोर्सेज जो होते हैं वाइल्ड लाइफ में, उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। तो कंजर्वेशन के साथ साथ हमें ये भी पढ़ना था व्हाट इज द इम्पैक्ट, इन चीजों का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है और ये हमारी लाइफ को कैसे डिस्टर्ब करती हैं, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। तो इसके बीच में कुछ टर्म्स आई थी, जो टर्म्स हमने पढ़ी थी। हैबिटेट क्या होता है, व्हाट इज इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, इकोलॉजिकल के अलावा बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है। होप करता हूँ पिछली क्लासें आपने देखी भी होंगी अच्छे से और बिल्कुल उनको अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि आप चलो ठीक है, हमें ये पता लग गया कि हमें अपने वाइल्ड लाइफ का और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन उसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अब क्या क्या स्टेप उठाए थे, वो स्टेप बाय द गवर्नमेंट वो हमें पढ़ने हैं। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ये कब स्टार्ट किया था, और उसको स्टार्ट करने के बाद कौन कौन से मेन चीजें जो थी जो हमारी गवर्नमेंट ने अप्लाई की थी, इन सब चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। ओके स्टार्ट करते हैं, चलिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, जैसा कि आपको दिख रहा है, इन 1960 एंड 1970s कंजर्वेशनलिस्ट डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है बेटा, जो कि वर्ड क्या आया है, वो आया है बेटा आपका कंजर्वेशनलिस्ट। कौन होता है देखिए, जस्ट ए सेकेंड, एक बार मैं पेन अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ बेटा, उसके बाद चलेंगे। देखिए यहाँ पे कंजर्वेशनिस्ट आए हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ऐसे पीपल जो कंजर्वेशन में अपना सारा सब कुछ ध्यान रखते हैं। कंजर्वेशन करना होता है, अब कंजर्वेशन किस चीज का करना है, अब उनको पता, उनको फॉरेस्ट का कंजर्वेशन भी करना होता है और साथ साथ वाइल्ड लाइफ का भी कंजर्वेशन करना होता है। इन्होंने डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ, क्या बोला, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, वीपीपी। इसने क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के खिलाफ उन्होंने डिमांड कर दी कि हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को क्या करना चाहिए बेटा, सुरक्षित करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने उसमें अपनी आवाज उठाई और गवर्नमेंट को क्या किया, परसुएड किया और उनकी तरफ डिमांड रखा कि इसके लिए कोई ना कोई एक्ट हमारा जरूर होना चाहिए। उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा हम आगे। देखिए चलिए देखते हैं। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। ध्यान रखना बेटा 1972 में ये आपका आया था, और अगर कभी भी कोई स्पेसिफिक डेट पूछे, आप एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, तो ध्यान रखना ये इन प्रोग्रेस में जो आया था, ये 9 सितंबर को आया था। कब, 9 सितंबर 1972 को केम इनटू एक्शन। ये किसमें केम इनटू एक्शन, और ये किसकी बात हो रही है बेटा, ये केम इनटू एक्शन का मतलब है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मतलब इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, या इसको इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट भी कई बार बोल देते हैं। इसको हमने ये कब, 9 सितंबर एंड 1972 को आया था, विद वेरियस प्रोविजंस आए थे इसमें फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हैबिटेट्स को मैंने आपको बता दिया है, हैबिटेट्स वो होते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे वेरियस टाइप के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं, और उसके प्रति उनकी हैबिटेट होती है, उनकी रहने की जगह होती है, जिसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए मैंने हैबिटेट को आपको पहले ही बता दिया था भाई, इन हैबिटेट की हमें क्या करनी है, इन हैबिटेट की हमें क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, इनकी क्या करनी है, हमें प्रोटेक्शन करनी है। उसके लिए एक हमारा एक्ट निकाला गया था, दैट इज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और वो एक्शन में कब आया था, 9 सितंबर, और 92 को किसमें आया था बेटा, आपका एक्शन में आया था। अब आगे देखते हैं। द ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। तो उसने क्या बोला, ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज,
इनकी एक लिस्ट जारी की गई थी, इसको पब्लिश किया गया था कि ऐसे कौन कौन से स्पीसीज हैं जिनको हमें क्या करना है बेटा, जिनको हमें कंजर्व करना है, जिनकी हमें प्रोटेक्शन करनी है, जिनके हमें हैबिटेट को बचाना है, वो भी क्या की गई थी यहाँ पे पब्लिश की गई थी बेटा। और मैं आपको बता दूं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, ये बोथ टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए था, दोनों तरह के एनिमल्स के लिए था। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल के लिए था या यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स की बात नहीं थी, वो टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी था। और एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, ये हमारे देश की सभी जगह पर अप्लाई हुआ था, लेकिन सिर्फ वहां पे एक्सेप्ट, ये बेटा थोड़ी सी डिटेल में जानकारी, इसको ध्यान रखना, आप एक्सेप्ट कहाँ नहीं हुआ था, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, जिसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि उस टाइम पे उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिल्कुल सेंटर से रिलेटेड नहीं था, सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, तो इसलिए जम्मू और कश्मीर में नहीं आया था। और इसमें ध्यान रखना, आगे देखते हैं बेटा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो गवर्नमेंट और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया था बेटा, एस्टेब्लिश किया था क्या। हाँ, यहाँ पे एक चीज और जोड़ लीजिए बेटा, यूनियन टेरिटरीज के जो यूटी थी बेटा, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इसमें शामिल थे बेटा, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे बेटा वो भी इसके अंदर आते थे, उनको भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस और प्रोटेक्टेड स्पीसीज के बारे में कहा गया था। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या एस्टेब्लिश किए थे बेटा, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्शन की थी। नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है, एक एरिया है जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, और वाइल्ड जो वेरियस टाइप के हैबिटेट्स हैं उनको क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था बेटा, उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को वहां पे एस्टेब्लिश किया था। तो आगे यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे क्या, एक वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बॉडी बनाई गई थी बेटा, एडवाइजरी बॉडी बनाई गई थी, जिसको रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम कराया था। और ये किसने बनाई थी बेटा, ये सेंटर के द्वारा बनाई गई थी। ये कैसी थी, जो सेंटर ने एक वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बॉडी का निर्माण किया था। अब आगे देखते हैं, चलिए, several projects were announced for protecting specific animals, various projects का यहाँ पे अनाउंस किया गया था एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मेन हमारा काम जो था, वो काम क्या था, जो एंडेंजर्ड, जो हमें है ना प्रोटेक्शन करनी थी, इस एक्ट के अंदर हमें प्रोटेक्शन करनी थी किनकी, एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है ना, कौन से हैं, एंडेंजर्ड जो खतरे के निशान पे हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज जो थे हमारे, उनकी हमें क्या करनी थी, प्रोटेक्शन करनी थी। इसलिए हमने सेवरल क्या क्या किसकी अनाउंसमेंट की थी, प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की थी, जिनमें से प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रोजेक्ट था, एक डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट था। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर क्या था बेटा, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट था प्रोजेक्ट टाइगर, और आज क्लास में हम डिटेल से प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, व्हाट आर द assumptions, व्हाट आर द implications क्या थी, उनकी संख्या के बारे में बताइए, सब चीजें पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फोनल वेब में, की है बेटा, क्या वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, बिल्कुल इसके ऊपर वो फोनल वेब में इसकी एक स्पेशल प्लेस है, जो कि हम फोनल वेब होता है ना, जहाँ पे एनिमल्स के वेब का निर्माण करते हैं, तो टाइगर वहां पे एक अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखने में। तो ये क्या करता है बेटा, एक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, बिल्कुल ये क्या है, जो की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के अंडर ये आता है। और इसके बाद स्पीसीज की जब बात हो रही है, तो ध्यान रखना, स्पीसीज का मतलब है इसकी इसके इसके जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, तो उनकी फैमिली की भी बात हो रही है, जैसे कैट फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके फैमिली की उनसे भी बात हो रही है। जैसे इन 1973, अब ध्यान से सुनना बेटा, कुछ डेटा रिकॉर्ड होगा जो आगे यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, उसको बड़े ध्यान से रखना। इन 1973 द अथॉरिटीज realized that the tiger population had dwindled to, dwindle का मतलब reduced to, dwindle का मतलब क्या होगा बेटा, reduced to 81,827 from an estimated 50,000 at the turn of the century। एक सेंचुरी में 50,000 थे, जो 55,000 जो थे, उससे घटकर इनकी संख्या क्या होगी बेटा, 187। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, वाई ऐसा हुआ, क्योंकि ये कितने एक जानवर जिसकी संख्या 55,000 है, अब वो रिड्यूस होकर 1827 होगी, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है, वो हमें पता होना चाहिए।
तो आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन यही आने वाला है और मैं भी डिस्कशन आगे इसी की करने वाला हूँ। तो ऐसे जैसी सेंचुरी, एक सेंचुरी आपको पता होगा, सेंचुरी क्या होता है, 100 ईयर के पीरियड में बेटा ये लगभग लगभग कितनी 54,000, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 53,000 ऐसे टाइगर थे जिनको मार दिया गया बेटा, उनकी पोटिंग होगी या कुछ मर गई। मेन रीजन क्या था, वो खुद ब खुद 50,000 टाइगर नहीं मर सकते, लेकिन कुछ रीजन थे इसके बिहाइंड, इसके पीछे, क्योंकि जब तक कोई भी लीगल कानून, कोई भी लीगल जो चीज थी, कोई भी लीगल गवर्नमेंट का एक्ट नहीं था टाइगर्स के प्रति, बिल्कुल जो हंटिंग वगैरह, पोचिंग वगैरह, यही मेन रीजन रहते हैं बेटा। कोई भी वाइल्ड लाइफ जब इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाता है तो क्या चीज सामने आती है हमारी, वही एक ही चीज है, हमारी ग्रीड, हमारा लालच, पैसे का लालच। हम कुछ नहीं सोचते उसके बारे में, स्पीसीज के बारे में, वो इम्पोर्टेंट है, इकोलॉजिकल सिस्टम कैसा है, तो वहाँ पे क्या आती है, ग्रीड हमारी हैवी हो जाती है, जो कि उस चीज को क्या करती है बेटा, उस चीज को बढ़ावा देती है। आगे देखिए अब इसके रीजंस क्या क्या थे। द मेजर थ्रेट्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन आर, सबसे न्यूमरस सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड। देखो मैं अलग अलग से बोलूंगा। पोचिंग फॉर ट्रेड का मतलब, यहाँ पे मैंने हंटिंग नहीं लिखा है, यहाँ पे वर्ड कल हमने डिस्कस किया था, एक पोचिंग और एक हंटिंग, इन दोनों में डिफरेंस होता है। हंटिंग जैसे वेरियस पर्पजेज के, लेकिन पोचिंग तो बिल्कुल टोटली क्या होती है, इलीगल होती है। क्या होती है, टोटल इलीगल होती है। और यहाँ पे उसकी क्या की जा रही थी बेटा, ट्रेड की जा रही थी। अब वो ट्रेड किसके लिए की जा रही थी, उसमें क्या क्या आती थी, उसकी स्किन्स वगैरह के लिए हो सकता है, उसकी बोन्स के लिए हो सकता है, उसके टिथ के लिए हो सकता है, इन सब चीजों के लिए उसकी क्या की जा रही थी बेटा, टिथ, हमारी ग्रीड सामने आती है, जिसके कारण उसकी क्या हो रही थी, पोचिंग हो रही थी। हंटिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे जो लोकल थे, लोकल्स वगैरह थे, पहले वो इसके बारे में नहीं सोचते थे, अगर उनके रास्ते में कोई टाइगर आता तो उसको मार देते थे हंटिंग के रूप में, यस काम आने वाला है। वो सिर्फ इसको एक प्रॉफिट के रूप में देखते थे, इसको कंजर्व नहीं करना प्रॉफिट। तो हंटिंग भी एक रीजन रहा होगा, लेकिन हंटिंग में और पोचिंग में देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ज्यादा बिटवीन आसमान का और जमीन का अंतर है। पोचिंग इलीगल होती है और हंटिंग कहीं तक लीगल हो सकती है, कुछ मतलब इसके कुछ दायरे कानून होते हैं। जैसे मान ले, समझिए किसी गांव में कोई भी मान ले तेंदुआ वगैरह आ जाता है, तो वहां पे उसकी हंटिंग के लिए तो गवर्नमेंट भी हेल्प देती है, गवर्नमेंट की खुद सहमति होती है कि मैन ईटर है, उसको मार दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एज हंटिंग। वो इलीगल नहीं है, वो लीगल। लेकिन पोचिंग फॉर द ट्रेड था, या फिर श्रिंकिंग हैबिटेट थी बेटा। अब देखो श्रिंकिंग हैबिटेट का मतलब उसके रहने की जगह ही कम रह गई बेटा। अब बताओ ये, अब आपको पता है श्रिंकिंग हैबिटेट में, आप ऐसे समझिए, जब श्रिंकिंग हैबिटेट की बात आ रही है, तो अब ऐसे सोचिए, जैसे आपको पता है हर एक टाइगर जो होता है उसकी एक टेरिटरी होती है, वो उसकी टेरिटरी होती है, और वो अपने मलमूत्र से उस टेरिटरी को सिग्निफाई करता है, अगर आपने इसके बारे में कभी सुना हो तो। लेकिन पहले जो जंगल इतना ज्यादा बड़ा, ये एक टाइगर की टेरिटरी है, ये अब दूसरे टाइगर की टेरिटरी है, ये अब तीसरे टाइगर की टेरिटरी है। अब आप इनको क्या कर रहे हो, आप इनको रिड्यूस करते जा रहे हो, यहाँ तक आपने इसको साफ कर दिया। वही मेन रीजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, या फॉरेस्ट के कारण, या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के कारण, या फिर दूसरे चीजों के कारण। अब इसको आप क्या करते जा रहे हो बेटा, श्रिंक करते जा रहे हो। क्या करते जा रहे हो, श्रिंक करते जा रहे हो। अब यहाँ पे एक बात बताइए, जब ये सारी चीजें श्रिंक होती चली जाएंगी, ये आपकी श्रिंक होती चली जाएंगी यहाँ से, तो अब ये एक दूसरे के इलाके में आना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से आपके टाइगर। अब उनके बीच में लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी, वहाँ उनके बीच में फाइट होगी, और फाइट से अब क्या हो जाएगा, कोई ना कोई एक की तो डेथ हो जाएगी ना। तो आपस में भी उनकी लड़ाई का मेन कारण क्या था, ये था श्रिंकिंग हैबिटेट, कि उनको रहने के लिए स्थान कम पड़ गया। अब उनके लिए एरिया क्या हो गया था बेटा, काम, उनकी हैबिटेट को हमने क्या कर दिया था, एक हद तक कम कर दिया था। नेक्स्ट आता है बेटा डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज। अब प्रे बेस्ड स्पीशीज का भी आपने क्या कर दिया, डिप्लेशन। क्योंकि एक बात बताइए, अगर आप जंगल को साफ कर रहे हो, तो अब देखो इसका प्रे जो है वो प्राइमरी किसके ऊपर, ग्रास के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रास के ऊपर। उसके बाद क्या आता है, सपोज कीजिए डियर आता है, ये डियर ग्रास से एनर्जी लेता है, यहाँ से एनर्जी लेता है ये। अब डियर से कौन आता है, यहाँ पे आपका क्या आता है, यहाँ पे आपका टाइगर आता है। अब देखो, अब ये ग्रास जो है, आप इसको कम कर दोगे, आप इसको कम कर दोगे, तो इनकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रे बेस्ड डियर से क्या हो जाएगा, कम। तो ये भी किसको अफेक्ट करता था बेटा, टाइगर को अफेक्ट करता था, जैसे हमारी फूड चेन चलती है। तो ये भी एक मेन रीजन था कि उनका प्रे बेस क्या हो गया था बेटा, उनका प्रे बेस क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। सीधी सी बात है, पॉपुलेशन अगर हमारी इंक्रीज होगी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद हमें क्या चाहिए, पॉपुलेशन के बाद अब देखो, अब हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए।
प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा, कंजप्शन के साथ साथ हमारी नीड्स भी बढ़ेंगी। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसको जरूरत है, एग्रीकल्चर आएगा, एग्रीकल्चर नहीं आएगा तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो ये सब सारी चीजें क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे दूसरी तरफ आपके फॉरेस्ट क्या वो कम होते चले जाएंगी। तो ये भी एक मेन रीजन था उनके डिप्रेशन में। तो कभी भी मेजर थ्रेट्स के बारे में बातें आएंगी तो ये हमारे कुछ मेन रीजन थे बेटा, जो हो सकते थे, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन या डिप्लेशन ऑफ प्रे या श्रिंकिंग हैबिटेट या पोचिंग फूड ट्रेड। दीज आर द some major थ्रेट्स टू द टाइगर पॉपुलेशन। ये कुछ मेजर थ्रेट्स थी जो टाइगर पॉपुलेशन के खिलाफ थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, इसके बाद आगे देखते हैं पोचिंग। वो आप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, श्रिंकिंग हैबिटेट। देखो इनके बारे में अगर हम पीछे देखें, पोचिंग क्या होती है और श्रिंकिंग हैबिटेट क्या होती है। जैसे हम पोचिंग के बारे में देखें, पोचिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी मान ली इलीगल ट्रेड के लिए या पैसा कमाने के लिए विदाउट गवर्नमेंट की असाइनमेंट के बिना अब वो किसी टाइगर का मान ले उसकी हंटिंग करता है तो उसको पोचिंग बोला जाता है। और श्रिंकिंग हैबिटेट का मतलब उनके रहने का जो स्थान है वो क्या हो गया था बेटा, बिल्कुल कम हो गया था। दैट इज नोन एज श्रिंकिंग हैबिटेट बोला जाता है। ये दोनों चीजें मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर में। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा स्किन्स वगैरह हैं, बोन्स वगैरह हैं। तो इन स्किन्स के लिए और बोन्स के लिए किसकी टाइगर की क्या होती थी बेटा, पोचिंग और हंटिंग। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशली इन एशियन कंट्रीज। बेटा कौन सी कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में इनका क्या होता था बेटा, इन कंट्रीज में इनका क्या, इनकी बोन का, इनका ट्रेडिशनल मेडिसिन का इनका क्या होता था, सारा एक्सपोर्ट होता था। तो इसके लिए भी इंसान एट लास्ट में इसका रीजन भी क्या हो सकता है, इन सब चीजों के पीछे क्या कारण है, जो पोचिंग हो रही है, ये पोचिंग यहाँ पे भी एक ही चीज आएगी बेटा, वो क्या है, हमारी हमारी यही तो है, ग्रीड है। क्योंकि इसमें दोनों ही, यहाँ पे दोनों ही गुनेगार हैं। जो एक्सपोर्ट करता है वो भी गुनेगार है और जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, कहने का मतलब इंपोर्ट करवाता है, वो भी, दोनों ही चीजें गलत है बेटा। अगर इंपोर्टर नहीं होगा तो एक्सपोर्टर नहीं हो सकते और एक्सपोर्टर नहीं होगा तो इंपोर्टर नहीं हो सकते। तो दोनों ही इसके पीछे बिहाइंड रीजन है कि दोनों की ग्रीड थी, जो उसने भी हमारे जो टाइगर्स थे उनकी संख्या को कम करने में अपना योगदान दिया था बेटा। तो आगे देखते हैं, लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसा वर्ज आ गया, ऐसा किनारा आ गया, ऑन द बैंक आ गया बेटा, ऐसा टाइम आ गया कि उनकी पॉपुलेशन अब वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे पहुंच गई। अब वो एक्सटिंक्ट होने वाले थे। एक्सटिंक्ट हो ही जाती अगर प्रोजेक्ट टाइगर नहीं आता। जो संख्या 55,000 से 3,000 के आसपास आ सकती है, तो 3,000 को कम होने में कितना टाइम लगता, बहुत कम समय लगता अगर हमारा प्रोजेक्ट टाइगर नहीं आता। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारे लिए थ्रेट है, हमें इस हैबिटेट को, इस जीव को, इस स्पीसीज को जो एक्सटिंक्ट की कगार पर है, इसको बचाना है। दैट्स व्हाई प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था बेटा। तो आगे देखिए, सिंस इंडिया एंड नेपाल जो है प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। कितनी अच्छी बात है कि इंडिया और नेपाल हैं वो 2/3। अगर पूरे वर्ल्ड में 3 टाइगर हैं तो 3 टाइगर में से 2 टाइगर कहाँ मिलेंगे आपको, या तो इंडिया में या फिर कहाँ पे मिलेंगे, नेपाल में मिलेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम ऐसी हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी कंट्री जो कि एक डाइवर्स कंट्री है वो हैबिटेट प्रोवाइड करवाता है इनको, टाइगर्स को। और 3 में से 2 टाइगर कहाँ पे मिलेंगे आपको, हमेशा आपको ये मिलेंगे। दीज टू नेशन बिकम द प्राइम टारगेट। अब एक दूसरी हमारी नेगेटिव इफेक्ट क्या था, हम प्राइम टारगेट्स हो गए 2 कंट्रीज, किसके, कोचिंग के भी और किसके बेटा, इलीगल ट्रेडिंग के भी। किसके, इलीगल ट्रेडिंग के भी हम क्या हो गए बेटा, बिल्कुल प्राइम सस्पेक्ट हो गए, जहाँ पे क्या होती थी बेटा, हमारी टाइगर्स की क्या होती थी, पोचिंग होती थी। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन था इन द वर्ल्ड, वाज लॉन्च इन 1970। देखना, वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेनिंग थे कि, कैंपेनिंग थी कि प्रोजेक्ट टाइगर मींस टाइगर की स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। ये 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। Initially, it showed success as the tiger population went up to 4,002। बेटा जो पहले 3,167 थी, फॉर एग्जाम्पल एक बार देख लेते, चेक कर लेते हैं। पहले जो उसकी जनसंख्या कितनी थी, 1827। पॉपुलेशन है dwindled टू 1827। सॉरी मैंने आपको कितने बोला, 1827 से अब आपकी जो जनसंख्या होगी बेटा 1827 से अब ये कितनी होगी, अब आपकी 4002 होगी। तो ध्यान रखिए 1827 से 4002।
तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ। उसके बाद 1985 के बाद 1989 में ये होगी 4334 होगी, 1989 में होगी बेटा। अब आगे देखिए, आगे बट इन 1993 में अगर हम देखें ध्यान से, 1993 में देखें तो इसकी जो जनसंख्या थी बेटा, जो संख्या थी वो ड्रॉप आउट होगी, कितनी होगी? 3600 होगी। कितने से? ये पहले कितनी थी? ये पहले थी 4002। कितनी थी? 4002 से कितनी होगी यहाँ पे? 3600 कि मीन्स 402 के आसपास टाइगर हमारे और क्या हो गए? हमारे डिक्रीज हो गए। ये बात है 1993 की, 1993 की। अब उसके बाद आगे देखते हैं बेटा, देर आर 27 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। इंडिया में अगर बात करोगे तो 27 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, जो एरिया कवरिंग करते हैं 37,761 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को क्या करते हैं बेटा? वो कवर करते हैं। या फिर मैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, अगर करंट में आपको जो अभी बता रहा था, जो मेरे दिमाग पे थी बेटा, अगर आप करंट इनकी जो जनसंख्या देखें टाइगर्स की, तो वो जनसंख्या है बेटा 3167 टाइगर एटलीस्ट आज प्रेजेंट है इंडिया में बेटा। जो टाइगर्स की संख्या है वो कितनी है? मैं एक बार दोबारा बड़े बड़े अक्षर में लिख देता हूँ, 3167। ये हमारे अभी अभी क्या है, जो टाइगर हमारी कंट्री में अभी अवेलेबल है, जो प्रेजेंट जिंदा अपनी हैबिटेट में है, वह 3167 है, जो आज के टाइम पर प्रेजेंट है। और 27 टाइगर रिजर्व का मतलब है कि जो यहाँ पे टाइगर रिजर्व उनके लिए एरिया रिजर्व कर रखा हो, 27 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, जो कवर करते हैं एरिया 37,761 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो कवर करते हैं। अब यहाँ पे बात है, टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट, ये सिर्फ एक एफर्ट नहीं था टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, बट विद इक्वल इंपॉर्टेंस एज ए मींस ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ सीजेबल मैग्नीट्यूड। देखो बायोटाइप्स ऑफ सीजेबल मैग्नीट्यूड, देखो साइजेबल मैग्नीट्यूड का मतलब, या सीजेबल बोलते हैं इसको, इसका मतलब यहाँ पे ये एक प्रिजर्व करना। बायोटाइप्स का मतलब होता है बेटा जो बिलोंग करते हैं टाइगर की कैटेगरी से, बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ टाइगर। सिर्फ टाइगर नहीं, जैसे इसमें क्या आते हैं बेटा, जैसे चीता है बेटा, या इसके अलावा यहाँ पे पैंथर है, जो इसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बायोटाइप्स है, इनको भी हमें क्या करना था? रिजर्व करना था। तो कहने का मतलब ये सिर्फ एक एफर्ट नहीं था एक एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, लेकिन एक ये क्या था? इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमें प्रिजर्व करने में इसके बायोटाइप्स को, कि इस सिर्फ हमें बात के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना जो कि हमारी एक्सटिंक्ट हो सकती है, जो चीता हो गया या फिर लेपर्ड हो गया जो इसकी से बिलोंग करता है, उसके भी उस चीज का भी हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर के बाद अब हमने जो बताए थे वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया में प्रेजेंट है उनके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बात और आप ध्यान रखना, किसके नाम पर रखा गया है? ये जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। क्या आपको जिम कॉर्बेट के बारे में थोड़ा सा बता, तो उसके बारे में बता देता हूँ। ये एक ब्रिटिश हंटर था बेटा, जो ब्रिटिश हंटर था, पहले इसने बहुत सारे टाइगर को क्या किया? हंट किया, लेकिन बाद में इसका माइंड चेंज हुआ, फिर इसने किस पे स्टार्ट कर दिया? इसने कंजर्वेशन करना स्टार्ट किया। जिम कॉर्बेट के नाम था बेटा। जब भी पहले जिम कॉर्बेट, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जो मैन ईटर भाग वगैरह हो जाते उस उनको भी मार डाला था। तो पहले एक हंटर था, लेकिन उसके बाद इसने कंजर्वेशन के लिए बहुत कार्य किए अपने बाघों को कंजर्व करने के लिए। तो कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दैट इज जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है प्रोजेक्ट टाइगर का नाम। सुंदरबन नेशनल पार्क में वेस्ट बंगाल में है, और ध्यान रखना ये बिगेस्ट डेल्टा वर्ल्ड में क्या बनाता है बेटा? ये एक और चीज इसके साथ ध्यान रखना है, सुंदरबन जो है बेटा ये बिगेस्ट डेल्टा है जो बनाती है नदियां ना, जो नदी बनाती है बिगेस्ट डेल्टा बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इसके द्वारा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है बेटा, इसमें अपना एक डेल्टा बनाती है जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये भी सबसे बड़ा डेल्टा जो प्रेजेंट है बेटा कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कहाँ पे है बेटा? राजस्थान में प्रेजेंट है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ प्रेजेंट है बेटा? असम में प्रेजेंट है। और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? केरला में प्रेजेंट है। आज के टाइम में अगर मैं आपको करंट में बताऊं, अगर मैं यहाँ पे आपको करंट में बताऊं, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस आप इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे करंट में देखें तो आज पहले जो 36 थी, आज 53 टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया में प्रेजेंट है।
53 टाइगर रिजर्व हैं जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं आज के समय में। और इनमें से जो सबसे लेटेस्ट है, जो सबसे लेटेस्ट आपका टाइगर रिजर्व बना है, वो बना है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास बना है आपका टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे बना है बेटा, छत्तीसगढ़ में बना है। एक ये चीज भी आप ध्यान कर लीजिए। मैंने आपको आज के बारे में, आज जितने भी हमारे बाघ प्रेजेंट हैं उनके बारे में बताया, जितने टाइगर रिजर्व आपके टोटल हैं आपके करंट उसके बारे में बताया, और जो लेटेस्ट हमारा टाइगर बना है वो कहाँ पे बना है, टाइगर रिजर्व बना है वो कहाँ पे बना है, ये बना आपका गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में, जो ये हमारा लेटेस्ट बना है। आज के लिए इतना ही। टुडे हमने टाइगर रिजर्व के बारे में सारी बातें डिटेल से पढ़ी हैं। एक बार हम इसका रिवाइज भी कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में नहीं, सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, कि ये कब आया था, 1972 में। कुछ कंजर्वेटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी, ताकि जो स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण किया। तो उसके बाद इसमें एक क्या कुछ प्रोजेक्ट लाए गए वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। उनमें से एक था प्रोजेक्ट टाइगर, जो वन ऑफ द की था। ये 1973 में आया था। उस टाइम पे जो 50,000 थे, 55,000 जो यहाँ पे टाइगर प्रेजेंट थे, 1827 रह गए। और उसके बाद उसके मेन रीजन क्या क्या थे, वहाँ पे पोचिंग फॉर ट्रेड करना, या फिर श्रिंकिंग हैबिटेट करना, डिप्लेशन ऑफ प्रे, स्पीसीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ये उनके क्या थे, मेन रीजन थे। प्रोजेक्ट टाइगर किसके, सॉरी, जो टाइगर की पोचिंग वगैरह हो रही थी वो किसके लिए हो रही थी, उसकी स्किन के लिए हो रही थी, या उसकी बोन्स वगैरह के लिए हो रही थी, उनकी सबसे मेन रीजन था। और टाइगर की स्किन से ये किसमें, एशियन कंट्री में इनसे ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई जाती हैं, जिसने हमारे टाइगर को एक्सटिंक्शन पे लाके खड़ा कर दिया था। 2/3 जो पॉपुलेशन थी बेटा, वो हमारी कहाँ पे, इंडिया में। और किसमें पाई जाती है बेटा, नेपाल में पाई जाती है। और प्रोजेक्ट टाइगर हमारा जो 1973 में आया था, ये वन ऑफ द पब्लिश वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स में से एक था, जो लॉन्च हुई थी। और यहाँ पे 1985 में 4002 और 4334 हमारे 1989 में हो गए। और 1993 में ड्रॉप आउट भी हुई थी एक बार, जहाँ पे सिर्फ 3,600 रह गए थे। आज के टाइम में अगर पूछे तो 3167 टाइगर हमारे प्रेजेंट हैं। 27 टाइगर रिजर्व थे उस टाइम पे, लेकिन आज हमारे 53 टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है, जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। और हमारा जो सबसे लेटेस्ट है वो गुरु घासीदास है, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे बेटा, हमारा छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में जो लेटेस्ट, जो लास्ट टॉपिक बचते हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।